हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मत थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप लोग सब लोग जानते हैं दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को 2026 में 10 और 12 के बच्चों को, भाइयों और बहनों को बोर्ड एग्जाम देना है। तो उसी बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज हम क्लास 12 की रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि जो हमारी रसायन विज्ञान है उसमें से हम लोगों को 30 नंबर प्रैक्टिकली मिलता है और जो होता है हमारा 70 नंबर यानी 70 नंबर वो हमें क्या होता है, रिटन फॉर्म होता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, रिटन फॉर्म में होता है, मतलब उसको हम लिख कर ही पा सकते हैं 70 नंबर। तो आज से हमारी प्लानिंग इस 70 नंबर पे होगी। 30 नंबर तो स्कूल से मिलेगा, ये जो 70 नंबर है इसकी प्लानिंग हम डे बाय डे, प्रतिदिन दिन प्रतिदिन करते रहेंगे। तो 10 चैप्टर हमें पढ़ने हैं रसायन विज्ञान में। टोटल चैप्टरों की संख्या यानी नंबर ऑफ चैप्टर केवल 10 है। कितने? 10 चैप्टर। पहला चैप्टर विलयन, दूसरा विद्युत रसायन, तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसके नाम से बोलते हैं, तीसरा रासायनिक बलगतिकी और चौथा उपसा संयोजी यौगिक, फिर डी एंड एफ ब्लॉक, फिर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, फिर अल्कोहल, फिनाल ईथर, फिर एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद एमीन, और सबसे लास्ट चैप्टर आपको मिलेगा भैया जैव अणु यानी बायो मॉलिक्यूल्स। तो इन 10 चैप्टरों के ऊपर हमें एक बेहतर प्रिपरेशन करनी होगी। तो आज से हम बात करने वाले हैं विलयन चैप्टर, यानी पहला चैप्टर हमारा क्या है, विलयन, जो कि बोर्ड एग्जाम में ऑलमोस्ट लगभग 5 से 7 नंबर में पूछा जाता है। तो आज से हमारी प्लानिंग होगी क्लास 12 केमिस्ट्री की। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं साथियों विलयन चैप्टर के बारे में। आपको विलयन चैप्टर यानी विलयन, ये लिखा है विलयन यानी सॉल्यूशन। हम बात कर रहे हैं विलयन 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 विलयन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये विलयन आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है। ये क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और फिर जाके ये क्लास 12th में फिर आपको मिल ही गया। तो कहने का मतलब एक जो छोटी सी क्लास 9th में टॉपिक पढ़ाई गई थी कि विलयन, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। तो ये एक टॉपिक के बजाय एक चैप्टर ही हमारे सामने क्यों हो गया? आपके मन के अंदर क्वेश्चन बनता होगा कि छोटी क्लासों में एक टॉपिक के वे में इसको समझा दिया जाता था, लेकिन जैसे ही हम बड़ी क्लास में पहुंचे यानी क्लास 12th में, तो उसका एक पूरा चैप्टर का फिनोमेना हमारे सामने लाकर रख दिया गया। तो विलयन, अभी तक आप लोगों ने केवल विलयन की परिभाषा को सीखा था। इस चैप्टर में हमें विलयन क्या है, विलयन क्यों बनाते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, इसका गुणधर्म क्या है, और ना जाने कितनी चीजें हमें इस विलयन चैप्टर से सीखने को मिलेंगी। इसके एक चैप्टर का मकसद बहुत कुछ है। तो हम बात करने वाले हैं विलयन। तो विलयन को सबसे पहले आप लोग बचपन से जानते हैं, यानी क्लास 9 से जानते हैं कि जैसे आपके सामने विलयन शब्द आता है तो आपके मन में 2 चीजें आती हैं, 2 मैकेनिज्म सबसे पहले आपके मन में आता है, विलेय और विलायक। क्या आता है भैया? विलेय और विलायक। हमने कहा सॉल्यूशन शब्द सुनते ही आपके मन के अंदर सबसे पहले 2 चीजें आती हैं, एक विलेय, दूसरा विलायक। इसको सॉलिड बोलते हैं और इसको सॉल्वेंट बोला जाता है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, विलेय और विलायक। तो आप लोग बचपन से जानते हैं, यानी पहले क्लास से, पिछली कक्षा से आप लोग जानते हैं कि विलेय क्या है, विलायक क्या है, और इन दोनों के संयोग से क्या बनता है, विलयन। तो हम बात कर दें विलयन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। देखो गुड्डा, हमने यहाँ पे लिखा है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। ये कोई नई बात हमने नहीं लिखी है, आप पहले क्लास से जानते भी हैं और यही बात सही है। विलयन की परिभाषा यही है, ये बात सही है, 110% सही है। ठीक है, तो हमने कहा कि ये तो विलयन की परिभाषा हुई। ये किसकी परिभाषा हुई भैया? ये हमारी विलयन की परिभाषा हुई। क्या कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब यहाँ से बात आने वाली है कि ये 2 या 2 से अधिक तो ठीक है, 2 हो या 2 से अधिक हो ठीक है, ये पदार्थ क्या चीज होती है? तो क्लास 9th, क्लास 8th, क्लास 7 छोटी क्लासों में और क्लास 10th में भी और क्लास 11th में भी बहुत अच्छे से पदार्थों के बारे में बताया गया है, मैटर के बारे में। पदार्थ सिंपल वे में कहा जाए कि हमारे आसपास जो कुछ भी
हमें दिखाई देता है, हमारे आसपास जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह सारे के सारे क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। आप दूसरे शब्दों में कहा जाए साइंस की भाषा में तो क्या कहा कि जिसका कोई स्थान हो और जिसका कोई भार हो, स्थान होने के साथ साथ उसका भार, यदि वो स्थान घेरेगी तो भार होगा। ये सिंपल सी बात है। मान लो हमारे पास ये मार्कर है, तो मार्कर को हमने जहां पे रखा तो वो मार्कर उतना स्थान छका लेगा, और जब वो स्थान छकाएगा तो कुछ तो इसका भार होगा। तो सिंपल बात है, जिसका कोई स्थान हो, जिसका भार हो, उसे क्या बोलेंगे, पदार्थ। और हम और सरल कहना चाहें तो आपके समाज में, आपके आसपास, आपके एटमॉस्फेयर में, आपके वातावरण में जो कुछ भी दिखाई देता है वो सारा का सारा क्या होता है, पदार्थ होता है। क्या होता है, पदार्थ होता है। अब फिर पदार्थ तो भी ठीक है, लेकिन ये आगे सर क्या लिखा है, समांगी मिश्रण। क्या लिखा है, समांगी मिश्रण। हाँ, खेल कुल इसी का है, खेल कुछ इसी टॉपिक का है, यानी इसी वर्ड का है, समांगी मिश्रण। पदार्थ तो सब कुछ है, पदार्थ तो सब कुछ है, और हम बात कर रहे हैं विलयन के बारे में। तो विलयन दो कारकों से मिलकर बनता है, एक विलेय, दूसरा विलायक। ये भी बात ठीक है। तो ये दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या होता है। विलेन बनाने के लिए हमें कुछ शर्तों का पालन करना होता है, कुछ नियमों का पालन करना होता है। हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं विलेन बनाने के लिए। जैसे हमने कहा कि रेत में, पानी में रेत मिला देंगे तो क्या विलेन बनेगा, बताओ। क्या पानी में कंकड़ मिला देंगे तो रेत बनेगा? क्या पानी में तेल मिला देंगे तो क्या विलेन बनेगा? क्या पानी में कपूर डाल देंगे तो क्या बनेगा? क्या पानी में नेथलीन बॉल डाल देंगे तो क्या विलेन बनेगा? नहीं 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 नहीं, मतलब इससे विलेन बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो फिर विलेन बनेगा क्या? सर आपने कहा कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है, ये बात ठीक भी है। तो क्या आप तेल में पानी डाल रहे हो, बोल रहे हो कि विलेन बनेगा भी नहीं? तो सही बात, रियलिटी यही है कि तेल और पानी आपस में मिल नहीं रहे हैं, इसीलिए विलेन नहीं बनेगा। तो फिर मतलब क्या है, यहाँ एक शब्द को अच्छे से पढ़ो। मिश्रण तो ठीक है, दो पदार्थों मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर क्या बनता है, मिश्रण, यानी मिक्सर बनता है, ठीक है। लेकिन मिश्रण भी कैसा होना चाहिए, मिश्रण समांगी होना चाहिए। यहाँ एक शब्द आपके सामने लगा है, समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण, समांगी मिश्रण। इसका मतलब विलेन बनाने के लिए सबसे पहला रूल या शर्त है कि विलेन तभी बनेगा, विलेन तभी बनेगा जब दो पदार्थ, यानी लिखा है दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो पदार्थ आपस में अच्छे से मिलना पसंद करते हैं। तो मतलब ऐसे नहीं है कि हम तेल में पानी को मिलाया और मिले या ना मिले विलेन हमने मान लिया, नहीं। हमने तेल में रेत को मिलाया, पानी में रेत को मिलाया और मिले या ना मिले हमने विलेन मान लिया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। विलेन तभी कहलाएगा जब वो दो पदार्थ आपस में अच्छी तरह से मिलना पसंद करते हैं। तो ये बात आपको बार बार अपने दिमाग में नोट करनी है कि विलेन बनाने के लिए कंडीशन होती है कि ये वो दो पदार्थ, मतलब जिन दो पदार्थों को आप विलेन बनाना चाहते हैं, जिन दो पदार्थों को लेकर आप विलेन बनाना चाहते हैं, क्या वह दो पदार्थ आपस में अच्छे से मिल रहे हैं। आई होप कि आपने इस इतने ही पार्ट को अच्छे से समझा होगा। विलेन बनाने के लिए शर्त क्या हुई कि जो दो पदार्थ आपस में आप ले रहे हैं तो वो आपस में मिलना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने क्या किया, तेल ले लिया और इसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अब तेल पानी आपको तो पता है कि कभी नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता, मिलता भी है तो उसके साथ हमें किसी तीसरा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्या कहा कि तेल को पानी में मिलाने पर तो आपस में मिलते तो हैं, लेकिन विलेन उससे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो आपस में अच्छे तरीके से नहीं मिलते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, रेत ले लिया, क्या ले लिया, रेत ले लिया और रेत में पानी के अंदर डाल दिया, तो क्या रेत और पानी आपस में मिलेंगे? मिल तो जाएंगे, लेकिन अच्छे से नहीं मिलेंगे। तो जब तक कोई पदार्थ आपस में पूर्ण रूप से, यानी समांगी का मतलब समान रूप से नहीं मिलते हैं, तो वो विलयन नहीं कहलाएंगे। इसका मतलब ये जो दो मिश्रण बना है ये विलयन तो नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है लेकिन विलयन नहीं है। क्या नहीं है गुड्डा, विलयन नहीं है। क्या नहीं है, विलयन नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से पदार्थ हैं जो विलयन के निर्माण में भाग लेते हैं और कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो विलयन के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम बात करते हैं एक एक करके। तो अब हम थोड़ा सा बात करें कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो विलयन बनाने में निर्माण यानी पार्टिसिपेशन लेते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप अच्छे से जानते हैं। विलयन के बारे में हमने बता ही दिया कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। लेकिन सारे पदार्थ विलयन के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, केवल वही पदार्थ हैं विलयन के साथ पार्टिसिपेट करेंगे जो आपस में अच्छी तरह से मिलना पसंद करते हैं। तो अब सॉल्यूट का मतलब विलयन बनाने के लिए जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे। और विलयन बनाने के लिए जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक बोलेंगे। विलायक सुनते ही आपके मन में क्या आता है और विलेय सुनते ही आपके मन में क्या आता है, एक बार दोबारा रिपीट करें। जैसे आपके सामने विलेय और विलायक, आपने दो शब्द देखा क्या, जैसे आपने आपके सामने कहा गया विलयन, तो विलयन सुनते ही दो शब्द आया, विलेय और विलायक।
फिर हम ये कहते हैं कि विलय सुनते ही आपके मन के अंदर क्या आता है, कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो विलय का कार्य करेंगे और कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो विलायक का कार्य करेंगे। तो गुड्डा हम बता दें कि जैसे भी आप अपने मन में कौन सा शब्द सुनो, विलय, क्या सुनो, विलय, तो आपके मन के अंदर केवल 3 ही पदार्थ होना चाहिए जो विलय के रूप में कार्य करेंगे। क्या विलय का जो पार्ट है वो क्या है, 3 है। ठीक है, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। हमने कहा कि जैसे ही आप विलय शब्द सुने, हमने कहा कि जैसे ही आप विलय शब्द सुने, आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर केवल 3 ही चीज आनी चाहिए और सब कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्या, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, केवल 3 चीज ही आपके दिमाग के अंदर आना चाहिए केवल विलय के रूप में। अब फिर वही क्वेश्चन कि जब हमारे सामने विलायक शब्द आएगा तो हम क्या मानेंगे। तो हमें लगता है कि आप लोग एक बात तो अच्छी तरह से जान चुके हैं, जब भी विलायक शब्द होता है तो आपके मन के अंदर सबसे पहला आता होगा पानी। क्या, पानी 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 पानी। तो विलायक शब्द सुनते ही हमारे मन के अंदर पानी की ही क्यों आता है, बल्कि हमारे साथ जो विलायक है, क्या है गुड्डा, हमारे साथ जो विलायक है वो पानी तो है, अच्छी बात है, पानी तो होता ही होता है, साथ साथ बेंजीन भी होता है। क्या होता है, बेंजीन भी होता है। ठीक है, साथ साथ टॉलुइन भी होता है। क्या होता है, टॉलुइन भी होता है। ठीक है, और ये होता है CCl फिर भी होता है, CCl4 भी होता है। ठीक है, और बहुत सारी होती हैं। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म ले लो, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, एसीटोन, एसीटोन, ये सारे के सारे क्या हैं, विलायक हैं। पानी, बेंजीन, टॉलुइन, CCl4, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, एसीटोन, ये सारे के सारे किसका कार्य करते हैं गुड्डा, ये सारे के सारे सॉल्वेंट यानी विलायक का कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी वही क्वेश्चन कि विलायक शब्द सुनते ही हमारे मन के अंदर पानी ही क्यों आता है सबसे पहले। हमने कहा था कि जो कम होगा वो विलय का कार्य करेगा, जो अधिक होगा वो विलायक का कार्य करेगा। अब मान लो हमने चीनी में पानी को डाला, तो आपको बचपन से पता है कि चीनी हमेशा कम होती है, पानी ज्यादा होता है। तो आपने फिर सुना कि पानी भी विलायक का कार्य, क्योंकि जो ज्यादा होगा वही तो विलायक होगा। तो बेंजीन भी विलायक है, टॉलुइन भी विलायक है, CCl4 भी विलायक है, क्लोरोफॉर्म भी विलायक है, एसीटोन भी विलायक है। लेकिन सबसे पहले हमारे मन के अंदर पानी पानी पानी, यानी हम बात कर रहे हैं वाटर। तो वाटर के अंदर ऐसा क्या क्वालिटी है, ऐसा क्या गुण है जो सबसे पहले हम वाटर को ही लेते हैं, या हमारे मन के अंदर सबसे पहले वाटर ही गूंजता है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि जब भी आप क्या करते हैं, पानी लेते हैं, तो पानी के अंदर पाया जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी द्विध्रुव गुण पाया जाता है। पानी के अंदर द्विध्रुव गुण पाया जाता है, यानी पानी अपने अंदर जितनी चीजों को समावित कर सकती है और कोई पदार्थ नहीं कर सकता है। एक बार दोबारा रिपीट और क्वेश्चन, हमने कहा पानी इसलिए ही लिया जाता है, या हमारे मन के अंदर पानी सबसे पहले इसलिए आता है कि पानी जितनी चीजों को अपने अंदर समावित कर सकती है, यानी घोल सकती है, और कोई पदार्थ उतना अच्छे से घोल नहीं सकता है। यू आर क्लेरिफाइड। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये बात आप समझ सके कि विलय हो गया और विलायक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे और क्या बनाएंगे, विलेन बनाएंगे। तो विलायक तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन हमेशा आपको बार बार पानी ही लेना, क्योंकि आगे जब चैप्टर में सवाल लगाएंगे तो बेंजीन भी हमारा विलायक होगा, टॉलुइन भी हमारा विलायक होगा, CCl4 भी हमारा विलायक होगा, क्लोरोफॉर्म भी होगा, एसीटोन भी होगा, अमोनिया भी होगा। तो बहुत सारे विलायक हैं, लेकिन ऑल केसेस यानी सभी केसों में लगभग पानी का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पानी अपने अंदर सभी चीजों को समावित यानी घोल सकती है। अब हम बात करते हैं एक एक करके विलेन बनाने के लिए। तो अब हम पहला विलय के रूप में ठोस लेंगे, और विलायक के रूप में हमेशा पानी ही रहेगा। मतलब विलायक हमेशा क्या होता है, द्रव के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, द्रव के फॉर्म में। विलय कुछ भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन जो विलायक है वो ऑलवेज टाइम हमेशा के लिए क्या होता है, द्रव ही लिया जाता है। तो अब एक एक करके विलेन बनाते हैं हम दोनों। तो अब हम सबसे पहले विलय के रूप में ठोस लेंगे, और विलायक के रूप में तो पानी ही रहेगा, यानी वाटर, पानी। अब ठोस सबसे पहले मन के अंदर आता है, अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि विलयन सब कुछ नहीं होता है।
विलयन बनाने के लिए शर्त होती है कि केवल वही पदार्थ विलयन के निर्माण में भाग लेंगे जो दो पदार्थों को आपस में अच्छे से मिलना पसंद ही करते हैं। मतलब वे दो पदार्थ जो आपस में अच्छे से मिलेंगे तभी विलयन का निर्माण हो सकता है। तो कौन कौन से ऐसे ठोस हैं जो विलयन के निर्माण में भाग लेते हैं और कौन कौन से ऐसे ठोस हैं जो विलयन के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं? इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है। तो सबसे पहले बात करेंगे ठोस। तो ठोस के रूप में सबसे पहले कहा जाए चीनी। क्या? चीनी। आपको तो वेरी सिंपल है। नमक। क्या? नमक। CaSO4, ठीक है। KBr, ठीक है। HBr, ठीक है। और बताओ AlCl3, ठीक है। ये सब सारे के सारे क्या हैं? ये ऐसे ठोस हैं जो क्या करेंगे? ठोस के निर्माण में भाग लेंगे, सॉरी विलयन के निर्माण में भाग लेंगे। ये ऐसे ठोस हैं जो विलयन के निर्माण में भाग लेंगे। मतलब ये आए कहाँ से? ये सारे के सारे तो हैं तो सॉल्यूट यानी विलेय हैं। विलेय हमेशा कम होगा। तो हम बात कर रहे हैं विलयन बनाने के लिए ठोस द्रव गैस। तो पहला ठोस यानी कौन कौन से ऐसे ठोस हैं जो जल यानी जल से मिलकर विलयन का निर्माण करेंगे? तो हमने कहा चीनी भी एक ठोस है जो विलयन बनाएगा, नमक भी एक ठोस है जो विलयन बनाएगा। ऐसे ये सारे के सारे जो ठोस हैं वो विलयन के निर्माण में भाग लेते हैं क्योंकि ये जल के साथ अच्छे से घुल या मिल जाते हैं, किसी विलायक के साथ अच्छे से मिलना पसंद करते हैं। अब कौन कौन से ठोस ऐसे हैं गुड्डा जो विलयन के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं? तो अब बात करते हैं भैया, हमारे पास कुछ ठोस ऐसे भी हैं जो विलयन नहीं बनाते हैं। लाइक जैसे हमारे पास लिख दिया जाए हमारे पास लिख दिया जाए कपूर। क्या? कपूर। कैम्फर। क्या? कैम्फर। कपूर को ब्रैकेट में क्या बोलते हैं? कैम्फर। इसको बोलेंगे नेप्थलीन बॉल। नेप्थलीन बॉल आपने जो देखा होगा, जो कपड़ों के बीच में छोटी छोटी सफ़ेद सफ़ेद गोली रखी जाती है, उस गोली का नाम ही होता है नेप्थलीन बॉल। कपूर तो आप लोग जानते हैं। और देखा जाए यूरिया, इसका देख लें यूरिया। क्या? यूरिया। यूरिया भी एक ऐसा ठोस है जो पानी के साथ घुल जाता है यानी मिल जाता है और विलयन बना देता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ऐसे ठोस हैं जो विलयन के निर्माण में भाग लेंगे। और ये एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री तो अपवाद तो मिलेगा ही मिलेगा। तो कैम्फर और नेप्थलीन बॉल यानी कपूर और नेप्थलीन गोली, ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं और बहुत सारे हैं जो जल के साथ, मतलब ये दो ऐसे ठोस हैं जो जल के साथ नहीं मिलते हैं। और जब मिलेंगे ही नहीं तो विलयन बनेगा कैसे? हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यदि विलयन बनाना है तो दो पदार्थों को आपस में मिलना जरूर पड़ेगा। ठीक, तो कैम्फर यानी कपूर और नेप्थलीन बॉल ऐसे दो ठोस हैं जो विलयन न बनाने के लिए एग्जाम्पल है। ठीक है, ये विलयन के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। तो अब फिर यहीं से क्वेश्चन फिर कि कौन कौन से ऐसे ठोस होंगे जो विलयन के निर्माण में भाग लेंगे और कौन कौन से ऐसे ठोस होंगे जो विलयन के निर्माण में भाग नहीं लेंगे? तो आंसर यानी उत्तर जो है हमारा बहुत ही आसान रहेगा। क्या कहा कि केवल वही ठोस, क्या कहा गुड्डा? कि केवल वही ठोस विलयन के निर्माण में भाग लेंगे जो या तो उनको क्या होना पड़ेगा? आयनित। कैसा? आयनित। मतलब यदि वो आयनित हैं तो वो विलयन के निर्माण में भाग लेंगे। और या तो उनको दूसरा, पहला हो गया आयनित और दूसरा हो गया क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब दो कंडीशन है, या तो वो आयनित हो या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, या तो वो आयनित हो या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, या तो वो आयनित हो या तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। मतलब यदि वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना रहा है तो वो तो जल के साथ घुलेगा तो विलयन बनेगा। और या तो उसके पास चार्जेबल क्या होना चाहिए? एटम होना चाहिए। जैसे हमारे पास नमक को पता है Na+Cl-, Ca+SO4-, K+Br-, H+Br-, Al+Cl-। तो ये सारे के सारे जो हैं वो कैसे हैं? ये सब आयोनिक हैं यानी आयनित परमाणु हैं या यौगिक हैं। और ये जो चीनी है वो जल के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो यूरिया है ये भी जल के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या देखा कि या तो वो जल के साथ बनाए हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी जो चीनी होता है भैया, चीनी वो जल के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो यूरिया होता है ये भी जल के साथ बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो वही ठोस जल में घुलेंगे जो जल के साथ बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, या तो वो आयनित होंगे। तो हमें लगता है कि ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यानी पहला विलयन आपने बनाया क्या? एक विलेय के रूप में आपने ठोस लिया और विलायक के रूप में आपने जल लिया। विलेय के रूप में आपने ठोस लिया और विलायक के रूप में आपने वाटर लिया यानी पानी लिया। और इन दोनों को मिलाकर आपने क्या बनाया? विलयन बनाया। क्या बनाया? विलयन बनाया। तो इसको थोड़ा और एक्सपेसिफाई करना चाहें, थोड़ा और अंदर से देखना चाहें तो फिर क्वेश्चन आपके मन के अंदर बनेगा कि
ऐसा आयनित परमाणु या हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर क्या क्वालिटी होती है जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं या घुल जाते हैं, और इन दोनों यानी इनके कपूर के पास और नेप्थलीन बॉल के पास या जो भी एग्जाम्पल है जो जल के साथ नहीं घुलते हैं, इनके अंदर क्या क्वालिटी नहीं होती है। तो इसको मिटाल के थोड़ा इसको समझाना चाहेंगे आप लोगों को। इसको मिटाल देते हैं हम। मान लो हमारे पास एक पात्र है, मान लो हमारे पास एक पात्र है, इस पात्र में हमने डाल दिया वाटर। क्या डाल दिया? वाटर यानी जल। और यहां हम डालने जा रहे हैं नमक, NaCl। जब हमने नमक को डाला, किसको डाला इसमें? नमक को। तो जब आपने इसके अंदर नमक को डाला तो क्या देखा कि नमक के अणु पानी के अंदर जाते ही, नमक के अणु पानी के अंदर जाते ही Cl माइनस Na+ में टूट जाता है। क्या कहा कि जैसे ही आपने नमक को पानी के अंदर डाला तो जो नमक के अणु यानी जो नमक का यौगिक है वो पानी के अंदर जाते ही टूट जाता है, यानी नमक के साथ घुल जाता है। तो जैसे ही ये पानी के अंदर गया तो ये आयनित हो गया, यानी Na+Cl-। तो हमने कहा कि जल के साथ केवल वही यौगिक घुलेंगे जो क्या होंगे, या तो वो आयनित होंगे या जल के साथ जो बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब देखो Na+ क्या है? Na+ क्या है? आयनित है। Cl- का ये भी आयनित है। तो ऐसा क्या खास बात है ये जो जल के साथ घुल जाते हैं? आपको पता है इनके बीच में +1 है, इनके बीच में -1 है। यदि ये चार्ज बने रहेंगे तो हमें लगता है कि इनके बीच दोबारा अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होने की वजह से ये दोबारा आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के कारण फिर कहानी बदल सकती है, यानी फिर नमक का निर्माण करा देंगे। तो पानी में डालते ही क्या होता है, ये दोनों इनका अट्रैक्शन क्यों नहीं होता है, ये क्यों खत्म हो जाते हैं? तो सबसे पहले कहते हैं बात कि हमारे जो पानी था उसमें क्या है, पानी एक इसको पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ध्रुवीय अणु। पानी कैसा अणु है? ध्रुवीय अणु है। आपको पता है कि पानी के अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पानी के अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो पानी के अंदर जो H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होता है H+ आंशिक और O- आंशिक। H+ आंशिक और O- आंशिक। ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है ये आंशिक का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? आंशिक का। आंशिक का मतलब थोड़ा। क्या? थोड़ा। तो जल एक पोलर मॉलिक्यूल्स है जिसके ऊपर ये ध्रुवीय अणु है, जिसके ऊपर थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस चार्ज होता है। तो जो ये जल के अणु होते हैं ये जो अपोजिट चार्ज है, यानी Na+ है, Cl- है, तो जो H+ है वो Cl- को जकड़ के रखने का प्रयास करता है पानी के अंदर, और जो O- है वो Na+ को आपस में जकड़ कर रखने का प्रयास करता है। इसीलिए ये संभावना यानी इनके बीच अट्रैक्शन दोबारा नहीं बनता है और ये क्या हो जाते हैं, पानी के साथ अच्छे से घुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। लेकिन इसका केमिस्ट्री इज एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, वो भी केमिस्ट्री में, यानी केमिस्ट्री में अपवाद हमेशा और हर जगह है। तो क्या है, यहाँ भी एक ऐसा यौगिक है बेरियम सल्फेट। क्या है? बेरियम सल्फेट। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि बेरियम सल्फेट एक ऐसा यौगिक है जो पानी के साथ नहीं घुलता है। क्या? जो पानी के साथ नहीं घुलता है। तो ऐसी क्या खास बात है इस यौगिक के अंदर जो पानी के साथ नहीं घुलता है आयनित होने के बाद? आपने कहा है कि सर जी या तो वो आयनित होना चाहिए, आयनिक होना चाहिए, या तो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहिए। तो ये ऐसा यौगिक है जो आयनित है। कैसा है? आयनित है, यानी Ba2+ SO4 2-। तो आयनित होने के बाद भी क्या होता है, जल के साथ नहीं घुलता है। तो ऐसा क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो BaSO4 इकलौता एक आयनिक ठोस है। क्या कहा? BaSO4 इकलौता एक आयनिक ठोस है जो जल के साथ नहीं घुलता है। जल के साथ नहीं घुलता है। असल में बात यह है कि जो नमक था, नमक पानी में जाते ही टूट गया, ये बात तो ठीक है। क्या कहा? जो जल है, नमक का यौगिक है, वो पानी में जाते ही टूट गया, ये तो बात ठीक है। लेकिन पानी में जाने के लिए इस नमक यानी दो आयन जो थे, यानी जो Na था और Cl था, इनको तोड़ने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनको तोड़ने के लिए इनके बीच जो अट्रैक्शन बना है, क्योंकि इनके बीच क्या होता है, आयनित बंध है, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, तो इनको तोड़ने के लिए क्या होता है, एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसको आप जालक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जालक ऊर्जा।
जिसको आप जालक ऊर्जा यानी लैटिस एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको तोड़ने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है NaCl को, वो बहुत कम होती है, यानी NaCl को तोड़ने के लिए जालक ऊर्जा का मान बहुत कम होता है। लेकिन यहीं पर BaSO4 को तोड़ने के लिए जालक ऊर्जा का मान खूब ज़्यादा होता है, जिसके कारण ना ये टूटता है और ना ही ये जल के साथ घुलता है। शर्त है कि इसको मतलब चार्जेबल होना चाहिए, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक ये घुलेगा नहीं। नमक को डाला, टूट गया, नमक घुल गया, ठीक है। मतलब नमक को जो जालक ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो बहुत कम होती है BaSO4 की तुलना में। इसका मतलब BaSO4 को तोड़ना है तो खूब ज़्यादा क्या देना पड़ेगा, ऊर्जा, जो कि मतलब असंभव कह सकते हो या जल्दी किया नहीं जाता है। तो BaSO4 एकलौता एक आयनिक ठोस है जो जल के साथ नहीं घुलता है। ये एक्सेप्शन है। ये क्या है, यानी हिंदी में बोले तो अपवाद है। क्या है, अपवाद। ठीक, तो हमने एक विलयन बना के देख लिया, मतलब ये बन गया विलयन। क्या कि हमने एक विलय के रूप में ठोस लिया और विलायक के रूप में पानी। विलायक हमेशा वाटर ही रहेगा या द्रव ही रहेगा, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं विलय यानी दूसरा द्रव के बारे में। अब हम लेंगे विलयन बनाने के लिए। पहला विलयन आपने बना लिया है क्या कि ठोस और द्रव, ठोस और द्रव वाला विलयन। अब हम द्रव द्रव विलयन बनाएंगे। कैसा विलयन, द्रव और द्रव का विलयन। अब हम बात करने वाले हैं द्रव और द्रव विलयन। तो अब बात करेंगे द्रव द्रव विलयन। तो अब भैया विलय के रूप में एक द्रव होगा। अच्छा, आपको लिखने का बताएं तो लिखने का कुछ नहीं है। विलयन क्या है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन है। अब विलयन दो कारकों से मिलकर बना होता है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, यानी एक विलेय और एक विलायक। विलेय क्या है, पदार्थ की वह मात्रा जो कम होती है उसे क्या बोलेंगे, विलेय, और पदार्थ की वह मात्रा जो अधिक होती है उसे क्या बोलेंगे, विलायक। अब विलेय और विलायक कौन कौन हो सकते हैं, तो विलेय को हमने एक्सप्लेन किया, विलेय ठोस भी हो सकता है, विलेय द्रव भी हो सकता है, विलेय गैस भी हो सकता है। इसको लिख लेना कि विलेय ऑलवेज यानी हमेशा क्या लिया जाता है, ठोस द्रव गैस, लेकिन जो विलायक होता है वो हमेशा द्रव फॉर्म में लिया जाता है। अब बताओ विलेय को और यानी विलेय को हम लेंगे ठोस को, द्रव को गैस को। अब एक ठोस लीजिए और विलेय विलायक तो आपने कहा हमेशा द्रव ही होगा, तो द्रव ले लीजिए। एग्जाम्पल के रूप में पानी ले लिया। अब इन दोनों को मिलाया, तो इन दोनों को मिलाकर क्या विलयन बनाया, क्या चेक कर रहे हैं विलयन बन रहा है। तो बिल्कुल, जब हमने इनको दोनों को मिलाना पसंद किया तो ये विलयन कुछ होते हैं जो नहीं बनते हैं और कुछ होते हैं जो विलयन बन जाते हैं, विलयन के निर्माण में भाग लेते हैं। तो कौन कौन से लेते हैं, कौन कौन से नहीं लेते हैं भाग, हमने आपको दिखा दिया है। अब हम बात करने वाले हैं द्रव और द्रव। तो यहाँ लिखेंगे एक द्रव और दूसरा द्रव, यानी जो सॉलिड यानी विलेय होगा हमारा, विलेय होगा, वो भी क्या होगा, द्रव होगा, और जो विलायक होगा वो तो द्रव होता ही होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आपको बताना है कि ऐसा कोई विलेय बताओ यानी जो द्रवित हो, यानी जो द्रव अवस्था में। तो क्या होगा कि कौन कौन से ऐसे द्रव हैं जो विलेय का कार्य करेंगे, जो विलयन बनाएंगे, और कौन कौन से ऐसे हैं जो विलयन नहीं बनाएंगे। तो हम बात करते हैं अल्कोहल। किसकी बात, अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है, और फिनॉल, फिनॉल, अल्कोहल फिनॉल। और यहाँ पे जैसे देख लिया जाए बेंजीन, बेंजीन, एसीटोन, एसीटोन, बेंजीन, एसीटोन, टालुइन, बेंजीन, एसीटोन, टालुइन, और तेल आदि बहुत सारे हमारे पास ऐसे द्रव हैं जो जल के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, मतलब जल के साथ नहीं मिलना पसंद करते हैं। और अल्कोहल है, फिनॉल है, ठीक है, HF है, ये सारे के सारे क्या होते हैं जो जल के निर्माण में भाग लेते हैं। ठीक, तो अमोनिया है, ये सारे के सारे जल के साथ मिलते हैं, यानी मिलना नहीं पसंद करते हैं, और ये मिलना पसंद करते हैं। सिंपल सी बात है, लिख लेना ऐसे कि हमारे पास जो विलेय यानी द्रव के रूप में होगा, विलायक तो द्रव होता ही होता है, तो क्या होगा कि जो विलेय है यानी द्रव वो हमेशा बेंजीन हो सकता है, एसीटोन, टालुइन, तेल, और अमोनिया, HF, फिनॉल, अल्कोहल, ये सारे के सारे द्रव हैं यानी विलायक का कार्य करते हैं। तो फिर कौन से निर्माण में भाग लेंगे, कौन नहीं लेंगे, तो बेंजीन, एसीटोन, टालुइन, तेल, ये ऐसे विलायक का मतलब ये ऐसे द्रव हैं, ऐसे विलेय हैं जो क्या करेंगे, विलयन के निर्माण में भाग नहीं लेंगे। और अल्कोहल, फिनॉल, HF, अमोनिया, ये सारे के सारे ऐसे द्रव हैं या ऐसे विलेय हैं जो विलयन यानी अब मिलना आपस में पसंद करते हैं या विलयन का निर्माण करते हैं।
और आपको पता है जलो इसके रूप में क्या होगा, जल ही होगा, तो विलायक के रूप में जल ही लिया जाएगा। तो जल को हम अल्कोहल में डालेंगे तो बन जाएगा क्या, विलेन। जल को हम फिनाल में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, विलेन। जल को हम HF से मिलाएंगे तो बन जाएगा विलेन। और जल को जब हम अमोनिया में डालेंगे तो भी बन जाएगा विलेन। लेकिन जब हम जल को इन सारे के अंदर डालेंगे तो विलेन नहीं बनेगा। तो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है कि विलेन कब बनेगा और कब नहीं बनेगा। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे द्रव हैं जो विलेन के निर्माण में भाग लेंगे, कौन कौन से ऐसे हैं जो भाग नहीं लेंगे। तो सिंपल सी बात है कि वह सारे द्रव, क्या, वह सारे द्रव विलेन बनाएंगे, वह सारे द्रव विलेन बनाएंगे जो जल के साथ बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने कहा कि वे सारे द्रव यानी ऐसे विलेय जो जल के साथ बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, वे सारे के सारे विलेन के निर्माण में भाग लेंगे। तो हमने दूसरा टॉपिक भी क्लियर किया, क्या, पहला ठोस और विलायक लिया यानी द्रव लिया, फिर ठोस, फिर द्रव लिया। अब तीसरा हम बात करने वाले हैं गैस और द्रव। तीसरा विलेन बनाएंगे हम किसको, विलेय के रूप में लेंगे गैस, और विलायक के रूप में तो द्रव होता ही होता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो या लिखना चाहो तो लिख लो। और अब हम बात करने हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पर जिसका नाम है हमारा द्रव। तो अब लीजिए विलेय के रूप में हमेशा क्या होगा, विलेन बनाएंगे यानी तीसरा विलेन बनेगा, और वो भी विलेन बनेगा जो वो क्या होगा हमारा विलेय के रूप में क्या होगा भैया, गैस। क्या होगा, गैस। और जो हमारा विलायक के रूप में वो तो द्रव होता ही होता है। तो सिंपल सी बात है, ये तीसरा विलेन है, यही लास्ट विलेन है। यानी सॉल्बिलिटी की बात करें तो यानी घुलनशीलता की या क्षमता की, घुलने की क्षमता, तो वो ये तीसरा है और यही लास्ट है। तीसरा विलेन हम बनाने जा रहे हैं गैस और द्रव को मिलाकर। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि कौन कौन से ऐसे गैस हैं जो द्रव के साथ घुल जाते हैं और विलेन का निर्माण कर देते हैं। हमने कहा कि कौन कौन से ऐसे गैस हैं जो द्रव के साथ यानी विलायक के साथ आपस में मिल जाते हैं और विलेन का निर्माण कर देते हैं। आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि ऑल गैसेस डिजॉल्व इन वाटर या डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। ऑल गैसेस डिजॉल्व इन वाटर। सारी गैसें, क्या, सारी गैसें जल के साथ या द्रव के साथ घुल जाती हैं और बना लेती हैं सॉल्यूशन यानी विलेन। अब ये बात जो हमने कही, ये आपको लग रहा होगा कि सर जी ये क्या बोल रहे हैं कि सारी गैसें, जो सारी गैसें जल के साथ घुल जाती होती तो अब तक हम आपके कमेंट के ऊपर कमेंट लगा देते कि कितनी मतलब सर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, जो भी होगा, हीनियर, कर्जेरन, ठीक है, हीलियम, नियॉन, जीनॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी गैसें अब तक बता दे रहे आपसे, लेकिन हमें पता ही नहीं कि कौन कौन गैसें घुल रही हैं। तो अब हम आपको थोड़ा इसके ऊपर एक्सप्लेन करने वाले हैं विस्तार से कि सारी गैसें हमने कह दिया और द्रव के अंदर घुल जाती हैं, तो फिर एग्जांपल हमें तो बताइए सर। तो बिल्कुल एग्जांपल, पेशेंस रखो, सब बताया जाएगा। तो सारी गैसें का मतलब चाहे वो आपके पास क्या हो, SO2 हो, चाहे आपके पास SO3 हो, चाहे आपके पास CO2 हो, चाहे आपके पास ऑक्सीजन हो, चाहे आपके पास हीलियम हो, चाहे आपके पास नाइट्रोजन हो, चाहे जो गैस हो, ठीक है, ये सारी की सारी गैसें क्या होती हैं, द्रव में विलेयित हो जाती हैं यानी सॉलेबल हो जाती हैं और सॉलेबल होकर यानी घुलकर क्या बनाती हैं, विलेन। तो फिर हम एग्जाम्पल क्यों नहीं जानते हैं? तो सिंपल सी बात है कि एग्जाम्पल ना जानने का कारण है। कारण क्या है, आप देखते हैं। जैसे आपको पता है जो जल होता है, आपको पता है कि आपने जल के अंदर चीनी को डाला होगा, तो चीनी को डालते ही आपको चीनी को चलाया होगा, तो चीनी को कुछ समय तक चलाते क्या होता है, चीनी गायब हो जाती है। नमक को चलाते नमक गायब हो जाता है। ग्लूकोज चलाते ग्लूकोज गायब हो जाता है। तो पानी के अंदर क्या जगह बची हुई रहती है कि जो उसके अंदर चलाते चलते हम गायब कर देते हैं, कि उसके अंदर कोई शक्ति या कोई मतलब जादू वादू चल रहा है कि हम उसको चलाते रहेंगे और गायब हो जाएगा। वहाँ हम साइंस पढ़ रहे हैं, कोई जादू थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या है उसके अंदर जो गायब हो जाता है? तो आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया है कि जल के अंदर पाया जाता है अंतराकाशी
अंतराकाशी रिक्ति क्या पाया जाता है गुड्डा? अंतराकाशी रिक्ति। अब ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटरटीशियल गैप। क्या बोलेंगे? इंटरटीशियल, INTERTIAL, इंटरटीशियल गैप, इसको बोलते हैं अंतराकाशी रिक्ति। जल के अंदर पाई जाती है अंतराकाशी रिक्ति। अब ये जल मान लो हमारे पास है, तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जब आप इसको बंद करेंगे तो यहाँ एक गैप दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? गैप। यानी ये जल के अंदर गैप यानी रिक्ति हो जाती है। यानी जब हम आप जल का अणु के स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं तो आपको सीधा सीधा उस गैप, मतलब उस गैप को, वो गैप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस गैप का ही नाम होता है अंतराकाशी रिक्तियाँ यानी इंटरस्टिशियल गैप। तो जो गैस के अणु होते हैं, यानी चाहे SO3 की बात करें, SO2 की बात करें, CO2 की बात करें, ये सारे के सारे क्या होते हैं? बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनका आणविक भार, स्ट्रक्चर यानी बड़ा होता है, जो जल के अंदर आसानी से बैठ जाते हैं, यानी इस रिक्तियों में आसानी से बैठ जाते हैं बड़ा आकार होने के कारण। और ये जो छोटी गैसें होती हैं, चाहे वो हीलियम हो ले, चाहे हाइड्रोजन ले लो, चाहे नाइट्रोजन ले लो, चाहे ऑक्सीजन ले लो, ये इतनी, इनका मतलब इनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, परमाणु संरचना होता है, वो छोटा होता है। परमाणु संरचना छोटे छोटे होने के कारण इनका भार भी छोटा होता है, जो इस गैप में आसानी से फिट नहीं बैठ पाती हैं। और इनको फिट बैठाने के लिए हमें देना पड़ता है दाब। क्या देना पड़ता है? दाब। तो अब हम आज के लिए इतना ही करते हैं, और कल हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम। क्या? कल हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम, उसमें हम सीखेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतरीन। ठीक है, आज हम इतना ही छोड़ते हैं, और कल हम बेहतरीन टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ये बताएंगे कि कौन सी गैसें हैं जो इस जल के अंदर फिट बैठ जाती हैं, और कौन सी ऐसी गैसें हैं जो आसानी से नहीं, बल्कि उनको प्रेशर देके बैठाना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहो। और ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना है, और हमारे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। जय हिंद, मस्त रहिए।